नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे प्रीलिम्स का अब टाइम कम बचा है तो खूब बच्चे आ रहे हैं। पहले तो अपनी ये सोचते रहते हैं कि भाई हो सकता है कि थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो जाए, है ना। आज बात करेंगे प्री 23 के बारे में। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं कि आयोग ने अब सोचा है कि प्री को उसी वर्ष में लिया जाए, है ना, उसी वर्ष में। इसलिए ये 23 का प्री है और इसी साल होगा। इस पर बहुत बड़ा बल है। बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा बल है कि ये उसी साल में हो, इसलिए ये होगा ही होगा। क्योंकि अभी क्या चल रहा था कि भाई मेंस भी है, कुछ और भी एग्जाम बच्चे बता रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि प्री आगे बढ़े। 23 कुछ चल भी रहा है ऐसा, बच्चे जा भी रहे, आयोग में अपील भी करने जैसा भी है। पर चलो इन सब चीज़ों से दूर अपन स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि अब अंतिम समय कैसे हम पढ़ें, या जो बच्चों के डाउट्स हैं, बच्चों की दिक्कतें हैं, वो क्या क्या है और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। जो जैसे ऑफिस में बच्चे आते हैं, टेस्ट में बच्चे आते हैं, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि सर मतलब बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं ना, है ना, गलतियां हो जाती हैं और बहुत ही सिली मिस्टेक्स। ठीक है, सिली मिस्टेक्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि सर नंबर स्टेबल हो गए हैं, नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, स्थिर हो गए हैं, है ना, स्थिर मार्क्स हो गए हैं। अब नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, खूब प्रयास कर रहे हैं पर नंबर एक निश्चित जगह ही आकर रुक गए। तीसरा अगर हम देखें तो ये है कि सर नंबर एक फिक्स नहीं है। जैसे कभी 72 आए, कभी 68 आए, फिर 75 आए, फिर 70 आए, इस तरह के। तो एक इस तरह का स्कोर नहीं है कि भाई हाँ अब ये मेरा 75 एक स्कोर है, इस तरह का। तो वो नहीं हो रहा है कि एक बेंचमार्क सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, और बेंचमार्क सेट भी हो रहा है तो बहुत नीचे हो रहा है, ऊपर मतलब बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, नंबर बढ़ते हैं घटते हैं, इस तरह का चीजें है ना, फ्लक्चुएशन है। ठीक है, फ्लक्चुएशन। फोर्थ है कि याद नहीं है। जैसे अब थोड़े से अपन उस तरह की समस्याओं पे जो जैसे अभी जैसे जो पहली बार दे रहा है ना, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, उनके साथ समस्या क्या आ रही है। उनके साथ समस्या ये आ रही है कि सर हमको लगता है कि यहाँ 100 में से जो पेपर जो टेस्ट आ रहा है उस 100 में से 90+ सवाल हमको आते हैं। ठीक है, हमारे देखे हुए हैं 95+ सवाल तक हमारे देखे हुए हैं, लेकिन बहुत गलत होते हैं सर। और जब वहाँ लगाते हैं तब तो ऐसा लगाते हैं कि ये सही लगा रहे हैं कि बिल्कुल ये सवाल तो सही होगा, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, पर फाइनली देखते हैं तो वो गलत हो जाता है। ये ज़्यादातर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो बच्चे हैं उनकी ये प्रॉब्लम है। फिफ्थ का कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है कि कुछ विशेष यूनिट्स हैं, है ना, कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, उनको लेकर दिक्कत है। जैसे यूनिट 7 हो गया, यूनिट 9 हो गया, इस तरह के यूनिट्स हैं, तो उन यूनिट्स को लेकर दिक्कत है। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कुछ विशेष सवाल, जो स्पेशल कुछ क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको लेके परेशान है, उनके कवरेज को लेके परेशान है कि सर ये सवाल ऐसा पूछा आयोग ने जहाँ जो कहीं नहीं मिला सर, है ना, उस तरह की भी दिक्कतें हैं। तो इन पे अपन करते हैं बात। ठीक है, नंबर 1, 2, 3 से क्रम से इनको डिस्कस करते हैं। पहले ये लेते हैं कि सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं। ठीक है, और इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है ना। बहुत मामूली, बहुत हल्की गलतियां क्यों होती हैं और इनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सिली मिस्टेक्स अगर अपन बोलें तो इस तरह की हैं कि मान लो किसी, जैसे कई तरह की होती हैं, क्वेश्चंस को सही नहीं पढ़ा। ठीक है, कैरी अवे हो गए। कैरी अवे का मतलब है कि जैसे ही सवाल पढ़ा, सवाल कुछ और इंडिकेट कर रहा था, हमने अरे अच्छा ये तो यही पूछता है ना, या इसका तो यही कॉन्सेप्ट है ना, तो उसी के आधार पर टिक कर दिया। ठीक है,
सिली मिस्टेक्स ऐसे भी होती हैं कि जैसे कुछ पहले के एक दो ऑप्शंस हैं ए और बी, ये ऐसे थे कि अपन ने सी और डी पढ़ना उचित ही नहीं समझा, है ना, और हाँ कि बिल्कुल यार यही तो है, इस तरह का ना, और उसको टिक कर दिया। फिर ह्यूमन एरर अलग है ना। ह्यूमन एरर वो है कि यार ठीक है हमने सही ए सोचा था लेकिन भरते समय बी कर दिया, ठीक है था नहीं पढ़ लिया, नहीं था है पढ़ लिया, इस तरह की चीजें। तो वो तो अपन यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अभ्यास से दूर भी हो जाते हैं, है ना, तो उनका कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। पर इस तरह का कि सवाल मतलब क्वेश्चन बहुत इजी था, मैंने खूब पढ़ा था, बच्चा ही बोलता है मैंने खूब पढ़ा था, होना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा सोचने में और कॉन्सेप्ट में इधर उधर हो गया। और देखो एक बात मैं यहाँ से इतर बात करता हूँ कि ये तो है कि ये अगर हमने टेस्ट में वो सवाल या उस जैसा सवाल सॉल्व किया है टेस्ट में, या हमारे नोट्स में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सवाल है या उस जैसा सवाल है, ठीक है, तो फिर वो प्रश्न एग्जाम में आता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ये तय बात है, ठीक है। टेस्ट का यही मतलब होता है कि अगर वो सवाल हमने पहले वो या उस जैसा सवाल सॉल्व किया है और उस जैसा सवाल एग्जाम में आया है तो गलत नहीं होना चाहिए। एक ही बार गलती का मौका अपन को मिलना चाहिए, दूसरी बार अगर उस वही सिचुएशन बनती है तो हमको उस गलती से सीखना चाहिए और वहां पर उसको सही करना चाहिए। अगर आपका ये टेंडेंसी है तो चाहे आप एक पेपर में 100 में से 100 गलत कर दो, पर फिर भी आगे आपका होएगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट देते रहोगे उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते रहोगे, फाइनली आपका कॉम्पिटेंस, आपकी लर्निंग, आपके जो लूप होल्स हैं, ठीक है, उनको दूर कर दोगे, क्षमता को बहुत बढ़ा लोगे और फाइनली आपका होगा। तो दिस इज द राइट डायरेक्शन। जो हम डायरेक्शन बोलते हैं ना कि यार अपनी पढ़ने की डायरेक्शन सही है या नहीं है, तो वो ये डायरेक्शन है। और कॉन्फिडेंस भी इसी प्रोसेस से आता है कि जब हमारे धीरे धीरे नंबर बढ़ते हैं, खुद को हमको लगता है कि अब सवाल में बहुत इजीली सॉल्व कर लेता हूँ, चीज़ें क्लियर रहती हैं, क्रिस्टल क्लियर, उस कॉन्सेप्ट और सवाल के प्रति क्लियरिटी रहती है। तो इस तरह की चीज़ें हमको यहाँ मतलब ये इस तरह का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये भी इस तरह की भी सिली मिस्टेक्स है। तो बहुत थोड़ा सा आगे पीछे होने पर, बहुत थोड़ा सा आगे पीछे होने पर हमारी कुछ सोच में अजीब सा आया या हमने कुछ कैरी अवे हो गया। कैरी अवे होना मतलब उस सवाल जैसे ही आया और हम मान के हाँ ये तो ऐसा ही है, इस तरह का ना। तो ये सब सिली मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत हमारा अटेंशन नहीं है, कैजुअल ले गए हम, ठीक है। तो ये सब, तो इन सब को कैसे दूर करें। फिर जैसे इसी में अगर अपन देखें तो ये भी अपन ले सकते हैं कि मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, उस सब में। तो देखो अगर हम इन सिली मिस्टेक्स और इन सब पे बात करें तो इनका एकमात्र बहुत बढ़िया तरीका है, वो है अभ्यास, प्रैक्टिस। मतलब सामान्यतः जितना अभ्यास अपन करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, ये चीजें रिजॉल्व होती हैं, ठीक है। ये चीजें घटती 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 कम होती हैं। अब कई लोग रहते हैं कि सर मैंने 100 टेस्ट दे लिए, सर मैं इतने कोचिंगों के पेपर लगा के गया था, ठीक है, सर मैं तो सोता उठता हूँ तब भी टेस्ट देता हूँ, सोता हूँ तब भी टेस्ट देता हूँ, फिर भी मेरा तो नहीं हो रहा है पिछले 2-3 बार से। तो देखो एक कैजुअलनेस आ जाती है ना, मतलब टेस्ट देना, या कर अपन आगे पॉइंट में बात करेंगे कि टेस्ट को किस तरह से लेना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कैजुअलनेस आती है, मतलब आपने किस तरह का अभ्यास किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक गंभीरता से हर सवाल को ध्यान से देखा है, ठीक है, हर सवाल को सोचा है, ठीक है। सवाल एज इट इज, जैसे एग्जाम के कैसे हमने, मतलब मान लो आप लोगों ने बहुत बचपन में भी अगर कोई विशेष सवाल आया था जो अपन ने कर दिया या बहुत सिली मिस्टेक से हमारा गलत हो गया, ठीक है, तो कई बार बहुत वर्षों तक याद रहते हैं वो सवाल। तो उस तरह का फोकस वहाँ होना
हर पेपर के हर सवाल पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ जैसे आप तो बहुत अच्छे जानते हो, टेस्ट देते हो, कि कई लोग तो उतना सीरियस लेते ही नहीं है, ठीक है, टेस्टों को उतना सीरियस नहीं लेते, सवालों को उतना सीरियस नहीं लेते, पूरा पढ़ के नहीं आते, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे होगा फिर, और ये सिली मिस्टेक्स कैसे दूर होंगी, नहीं होंगी अगर हम इस तरह से कैजुअलनेस लेंगे। तो बहुत सिंसियर डेडिकेटेड प्रैक्टिस से ये चीज बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है, ठीक है। हम सीरियसली बैठें, सिंसियरिटी से टेस्ट दें, प्रॉपर पढ़ें उसके लिए, ठीक है, और फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब उस पेपर को दें और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। काफी हद तक ये चीजें उससे दूर हो जाती हैं। तो पहला का तो ये, दूसरा और तीसरा ये दोनों अपन साथ में लेंगे। कैसे कि स्कोर स्थिर नहीं हो रहा है ना, कि मतलब अपन कैसे चाहते हैं कि चाहे मेरा स्कोर 50 से स्टार्ट हो लेकिन सुधरे ये 57, 60, 62, 67, इस तरह से ये सुधरता रहे, ये हम चाहते हैं टेस्ट हो, ठीक है, कि भाई ये निरंतर इम्प्रूव। तो अगर ये नहीं हो रहा है ना, स्थिर नहीं हो रहा है, तो भी दिक्कत है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट है तो दिक्कत है कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना। तो इसका क्या कारण है, ठीक। तो इसके कारण पे अगर हम बात करें तो स्कोर हमारा स्थिर नहीं है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है स्कोर में। तो उसके लिए क्या क्या कारण है, देखो हम ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा टेस्ट देते जा रहे हैं उतना अपना अभ्यास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जितना अपन टेस्ट देते जा रहे हैं उतना अभ्यास अपना बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा कॉम्पिटेंस लेवल या वैसे वैसे हमारी प्रतिस्पर्धा या हमारा स्कोर बढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है कि भाई इतने टेस्ट लगा लिए, अब मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए, है ना, और एक निश्चित लेवल पर आकर स्थिर हो जाना चाहिए। ये नहीं होता है तो क्या इसमें दिक्कत है, ठीक है। मोर और लेस अगर हम ये देखें कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। जो तुम्हारा नेक्स्ट डाउट है, क्वेश्चन है, वो भी इससे रिलेटेड। तो ऐसा क्यों, देखो एक चीज जो मैंने यहां देखी है बच्चों में कॉमन, वो ये है कि उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है आपका पोस्ट टेस्ट एक्टिविटीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्री टेस्ट मतलब टेस्ट से पहले तो सब बच्चे एकदम बढ़िया, जितनी क्षमता है उतना पढ़ के आते हैं, ठीक है, टाइम पे आते हैं, अच्छे से टेस्ट देने का प्रयास करते हैं, मतलब खूब एफर्ट लगाकर। तो प्री टेस्ट तो बहुत सारी तैयारी होती है, प्री टेस्ट तो हम बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन पोस्ट टेस्ट, टेस्ट के बाद हमारा व्यवहार क्या होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट के बाद सामान्यतः जो मैंने अब तक इतने बच्चों के अनुभव से देखा है, ऑब्जर्व किया है, मतलब कॉमन में बोल रहा हूँ जिनके साथ प्रॉब्लम्स है वो, तो ये व्यवहार रहता है कि टेस्ट दिया है ना, और वो जो आंसर शीट आई उस आंसर शीट से अपने नंबर मिलाए। ये ज्यादा हम जानने में उत्सुक रहते हैं कि हमारा टेस्ट अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये जानने की उत्सुकता बहुत रहती है कि मेरा टेस्ट किस तरह का टेस्ट हुआ है। और आज तो मेरे से खूब बन रहे थे, इसमें तो मेरे 80+ आएंगी, ठीक है। आज का पेपर तो इजी था, आज का पेपर तो टफ था, कुछ सवाल तो सिलेबस से बाहर थे, ठीक है, कुछ सवाल तो रिपीट थे, कुछ सवाल तो प्रीवियस ईयर के थे, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो वो ठीक है, चलो वो एनालिसिस भी ठीक है कि भाई ये कैसे। फिर उस नंबर को देखा कि हमारे 82 आए एंड वेल एंड गुड, वाह यार मैं बढ़िया कर रहा हूँ, और फिर लग गए अपने काम पे, ठीक है। तो इस तरह का फिर मतलब खुश हुए। अगर अपने नंबर कम आए
तो दुखी हुए, अरे यार है ना, ये सवाल नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना, इस तरह का हमने रिएक्शन दिया और फिर उस गम को थोड़ा बुला के और फिर आगे अगले टेस्ट पर प्रयास कर लिया। सामान्यतः ये व्यवहार है। कई बार बच्चों को बोला है मैंने, और कुछ ने उस पर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है कुछ बच्चों पर, और वो बिल्कुल 100% उसका सकारात्मक परिणाम आया है। क्या कि बच्चों को वहीं बिठाया, जो बच्चे बोल रहे थे ना कि सर हम तो कुछ भी करेंगे, हमारा प्री निकलना चाहिए सर, आप बताओ क्या मेहनत करनी है, किस तरह से करना है। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं बेचारे। तो हमने क्या किया कि उनको टेस्ट देने के बाद उनसे कहा भैया आप अच्छे से जाओ रूम पे, बढ़िया चाय वाय पियो, बढ़िया खाना वाना खाओ, अच्छे से सो आके, और शाम को बढ़िया फ्रेश माइंड से आओ, है ना। शाम को नहीं तो फिर वो बोलते थे सर मैं अगले दिन आता हूँ। तो अगले दिन वो आए बढ़िया फ्रेश माइंड से, हम लोग बैठे उनके साथ और हर 100 सवाल उनसे डिस्कस किए। देखो ये क्लास का डिस्कशन एक अलग होता है। क्लास का डिस्कशन क्या होता है, टेस्ट डिस्कशन जो हमको बोलते हैं, अपन बोलते हैं कि भाई इसमें ये होगा इसलिए होगा, इसमें ये बी होगा इसलिए होगा, इसमें सी होगा इसलिए होगा, चलो ये सवाल ऐसा था तो आप ऐसा भी देख लेना, इस तरह की चीजें। तो ये क्लास डिस्कशन होता है। पर वो उससे अलग जिनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स थी, जो इनको ऐसा लग रहा था कि सर हमारा मतलब प्री नहीं निकल रहा है, बड़ी इश्यू है हमको, तो उनके साथ तो हमने उनको बिठाया और पूरे 100 सवालों पर उनसे बात की 1 to 1। जो उनसे बन रहे थे, जो उनके सही हुए हैं उन पे भी बात की, और जो उनके गलत हुए हैं उन पर भी बात की। और बात की कि जैसे मतलब कोई सवाल हुआ, मान लो 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, इस तरह का, या मान लो कि ये नदी या ये झील कहाँ पर है, इस तरह का। ठीक, तो हमने ये जानना चाहा कि भाई आपने जो ये लगाया है सवाल, ये क्या आपका बेस क्या था, भाई इस सवाल को सही करने का बेस क्या था। ज़्यादातर केस में ऐसा लगा कि भाई फैक्ट पढ़ा है ना, और वहाँ से वहाँ फैक्ट पढ़ा था, क्योंकि सवाल इजी भी रहते हैं ज़्यादातर। पर जो क्रूशियल सवाल है, जैसे मान लो हर पेपर में 50-55 सवाल, अगर मतलब पेपर इजी टाइप है जैसा पिछली बार था, 50-55-60 सवाल तो इजी रहते हैं, डायरेक्ट आते हैं उनका कोई ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो वो सवाल आधार ही बनाते हैं, मतलब आपके अब 80 कट ऑफ गई है तो 60 सवाल, तो 60 सवाल ने बेस तैयार कर दिया आपका। ठीक है, पर क्रूशियल तो वो 20 सवाल है ना, जो उनको उस लिस्ट में ला रहे हैं या बाहर रख रहे हैं। उन 20 सवालों में ज्यादातर सवाल इस तरह के थे जो या तो उन्होंने कुछ गलत और ही प्रेडिक्ट करके उस सवाल को सही कर दिया, तुक्का लगा दिया, है ना, या कुछ और ही एनालिसिस करके उस तरह कर दिया। मतलब ज्यादातर, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हर बच्चे का ऐसा था, नहीं, कईयों ने अच्छा एलिमिनेट किया, कई के कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो कॉन्सेप्ट से डिराइव किया, तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन कईयों ने कि नहीं वो सोच लिया था जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है उस चीज से, है ना, और कुछ गलत भी एज्यूम करके वो सही हो गया था। कई बार होता है, आपने सोचा होगा, आपने भी आपके टेस्ट के दौरान ऐसा देखा होगा। तो वो जो आधार है, जो वो 20 सवालों का गैप है कि 60 सवाल तो हमने कर दी हमारी मेहनत और एकदम राइट डायरेक्शन, मतलब 60 तो तीर एकदम सेंटर में लगे, ठीक है। लेकिन जो अगले 20 सवाल थे जो एकदम क्रूशियल है सिलेक्शन के लिए, इनमें देखा कि ज्यादातर सवाल ऐसे थे कि उसका बेसिक या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ अलग ही सोच लिया और अलग सोचकर वो सवाल टिक कर दिए। तो इस तरह का सिनेरियो था। वो जो आधार है, वो जो बेस है, वो थोड़ा सा अस्थिर सा है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने यहाँ इस आधार पर 83 स्कोर कर लिया टेस्टों में और आप बोल रहे हो कि 80 गया है, मैं तो 83 आ रहे हैं, है ना, तो कि मेरा होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं। उस समय ये 20 सवाल अस्थिर हैं आपके, ठीक है। कई में तुक्का लग गया, कई में आपने गलत सोच के लकीली, और उस तरह से आप तुक्का नहीं लगा रहे थे पर वो इनडायरेक्टली तुक्का ही लगा, ठीक है। और उस तरह मतलब इन 20 सवालों का बेस आपका मजबूत नहीं है,
और इसलिए आपकी परफॉर्मेंस की भी गारंटी नहीं। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अस्थिर है आपका, क्योंकि ये जो बेस है, जो ये बीच का गैप है, ये वाले सवाल आपके स्ट्रांग नहीं। अब ये तो क्रूशियल होते ही हैं सवाल, ऐसा नहीं है कि भाई सभी के ये स्ट्रांग हो, है ना। यही तो क्रूशियल है जो इस ब्रिज को, इस गैप को फिल कर रहे हैं, तो यही तो इम्पोर्टेंट है। पर क्या होता है, जैसे बच्चे कॉन्सेप्ट सीख के बच्चे उन पर एनालिसिस कर करके और इसको मजबूत कर लेते हैं। यही तो टेस्ट और उन सब के माध्यम से अपन सीखते हैं। ये तो अपन ने ये जो 60 सवाल सही किए तो कहीं क्लासें की होंगी, कहीं बुक पढ़ा होगा, कहीं कुछ वीडियोस देखे होंगे, उसके आधार पे आपने कर ली। पर ये जो है ये अपनी ट्रेनिंग अभ्यास है कि और बच्चों से अपने को ये आगे करता है। तो ये धीरे धीरे टेस्ट के साथ ये मजबूत होना चाहिए। 20 नंबर वाला पार्ट ये मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 20 नंबर वाला पार्ट, इसमें टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं। जो ये है ना, इसमें टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब कैसे, जैसे क्या होता है, मान लो आप ये 100 सवाल करके आए, अब 100 सवाल जब करके आए तो फिर बाद में पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में बहुत अच्छे से फ्री माइंड से, मतलब वो सब एग्जाम टेस्ट दिया था, ये सब दिया था, ठीक है, वो सब अब क्लियर हो गया है और अब फ्रेश माइंड है। चाहे अगले दिन शाम को, अगले एक दिन बाद भी, जब भी आपको उचित समय लगे, पर ज़्यादा डिले नहीं तो भूल जाओगे कि क्या सोचा था, किस तरह का किया था, है ना, वो नहीं। तो उसके बाद आप फ्रेश माइंड से बैठते हो और एक एक सवाल को देखते हो। मान लो ज़्यादातर सवाल में आपने ये कर लिया कि यार ठीक है, मैंने सही पढ़ा था और मैंने सही सोचा, सही किया, तो गुड। इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपका क्लियर है, आपकी कमांड है। अब आगे अगर उस तरह के सवाल या उसी डेप्थ से अगर सवाल आए उस टॉपिक से तो आप कर लोगे। तो ये अपना टॉपिक, इस पर राइट क्लिक कर लो कि हाँ ये अपना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब यूपीएससी का प्री देते थे तो एनवायरनमेंट से खूब सवाल आते थे, और जैसे मैं पर्सनली एनवायरनमेंट कम पढ़ता था, पर फिर भी एक अपने आप ही समझ में आता था एनवायरनमेंट की चीज़ें, मतलब उसकी मैकेनिज्म अपने आप ही समझ में आती थी, तो बहुत अच्छा स्कोर रहता था एनवायरनमेंट के सवालों में। ठीक है, ज़्यादातर सही होते थे जो सोचते थे, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी मैच करती है उस सब्जेक्ट से। मान लो आप कि उस सब्जेक्ट के जो मैकेनिज्म है वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आते थे मुझे, या उसमें बहुत गहन रुचि थी, इस तरह की चीज़ें। तो कुछ सब्जेक्ट आपके भी ऐसे होते हैं, मान लो कई बच्चे बोलते हैं हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कि सर ये तो मेरे बहुत ही अच्छे रहते हैं और उसमें मैं ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाता, मेरा इंटरेस्ट ही है, स्वाभाविक मेरी क्षमता ही उस सब्जेक्ट से मैच करती है। तो वो तो बहुत बढ़िया है ना, कि भाई वो टॉपिक आप टिक करते जाओ कि ये ठीक है ना। बाद में वो सवाल ढूंढ लो, मान लो 35 प्रश्न ऐसे हैं कि यार ये है ना अपने या तो गलत हुए हैं, ये 35 सवाल या तो गलत हुए हैं या तुक्के से सही हुए हैं, या मैंने कुछ और सोचा था और सोच के मैंने लगा दिया, लेकिन मेरा प्रोसेस सही नहीं था। ठीक है, इन 35 सवालों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कल परसों में जो टेस्ट हुआ था, उसमें एक बच्चा है और बोलता है कि सर मेरा यही गलती है सर कि मैं वहाँ टेस्ट में सोचता हूँ तो मुझे पता रहता है यार ये नहीं, ये सही है, पर फिर भी मैं वही गलत वाला लगा देता हूँ, है ना, कि नहीं ये है, पर फिर भी मैं लगाता गलत वाला ही। तो सर ऐसा मेरे साथ बहुत हो रहा है। ठीक है, उस बच्चे फॉर एग्जांपल सवाल था कि विंड में किस तरह की एनर्जी होती है, या जो पवन है उसमें किस तरह की ऊर्जा होती है। तो जैसे मान लो उसने मतलब गतिज ऊर्जा उसका सही उत्तर था, तो जैसे ऊर्जा बनाने में किस तरह की ऊर्जा काम आती है, गतिज ऊर्जा सही उत्तर था। तो उसने स्थितिज ऊर्जा लगा दिया, दोनों लगा दिया, दोनों भी ऑप्शन था। अब उसने कि सर ये देखो मेरे को ये था लेकिन ये मेरा गलत हो गया। अब क्यों गलत होता है, जैसे मान लो एक बार गलत हो गया, ठीक है, अब मान लो यहाँ टेस्ट में आया विंड, और मान लो एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम में आ गया कि भाई जल विद्युत जो निर्माण होता है, या जो जल से जो विद्युत निर्माण होता है, इसमें किस तरह की ऊर्जा काम आती है ना, इस तरह का सवाल। तो ये भी आ सकता है, कोई और भी एग्जाम्पल आ सकता है। तो क्यों ना, मतलब आप ये समझें
कि इस प्रश्न ने अपन को ये हिंट दिया है कि जो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये ऊर्जा का रूपांतरण है, जैसे काइनेटिक एनर्जी से वो मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हुई है ना, और उससे गतिज ऊर्जा से वो यांत्रिक ऊर्जा क्रिएट हुई और उससे इलेक्ट्रिक व्हाटएवर जो भी बना वो बना। तो इस ऊर्जा रूपांतरण का कॉन्सेप्ट क्या अपना सही है? और अगर नहीं है तो ये सवाल, इस टेस्ट का ये सवाल आपको हिंट करता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें, आप इस कॉन्सेप्ट को इतना बढ़िया तैयार कर लें कि आगे इस कॉन्सेप्ट के जो भी सवाल आएंगे वो आपके सही होने चाहिए। टेस्टों की ये भूमिका होती है, टेस्ट आपको ये सिखाते हैं। अगर आप बहुत सिंसियरली टेस्ट को फॉलो करते हैं तो टेस्ट से इस तरह से इंप्रूवमेंट होता है। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि 99% बच्चा ऐसा नहीं करता है और इतनी सिंसियरिटी से नहीं करता है। बस वो टेस्ट इकट्ठे करने पर, पीडीएफ डाउनलोड करने पर विश्वास रखता है। और अब तो डिजिटल में तो ऐसा समझने लगा है कि मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर ली मतलब तसल्ली हो जाती है उसको कि हमें लगा, मतलब ऐसा समझता है चल लगा लिया। अरे भैया पीडीएफ तो पढ़िए फोन में है, उसको सीखो भी और केवल सवाल लगाने से क्या उसका इस तरह से एनालिसिस करो। इस तरह से अगर आप 5 भी टेस्ट देते हैं ना, 5 टेस्टों के बाद आपको 35x5 कर लो, इतने कॉन्सेप्ट जो ग्रे एरियाज में थे, जो ग्रे कॉन्सेप्ट थे आपके, मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट मिसिंग थे या आपसे अच्छे से तैयार नहीं हुए, वो आप सही कर लो। 10 टेस्ट लगा लिए, 350 कॉन्सेप्ट जो खड्डे थे आपके 350 तैयारी में, वो आप सही कर लो। ऐसा कोई करता नहीं है। हमने उनको बिठा के और ये 100 सवालों का इस तरह से एनालिसिस करवाया, इनको अच्छे से समझाया, क्योंकि वो बच्चे बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे कि सर 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, नहीं निकल रहा है, बार बार एक नंबर से रहता है। तो इस तरह से करवाया, बिल्कुल उसमें बहुत सुधार है और कॉन्फिडेंस, और एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस है, मतलब जो एकदम कॉन्फिडेंस धराशायी हो गया वो कॉन्फिडेंस बनने लगा है कि नाउ वी आर ऑन राइट डायरेक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, मेरे बोलने से थोड़ी कॉन्फिडेंस आएगा। अरे एग्जाम टाइम में कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, जैसे कोई बाजार में मिलता है कॉन्फिडेंस। ये अपने प्रोसेस से गेन होता है, जो जिस तरह की तैयारी करते हैं उस तैयारी से कॉन्फिडेंस आपको गेन होता है। तो मतलब ये जितने भी प्रॉब्लम है ना कि हमारा स्कोर स्थिर नहीं है, इतने टेस्ट दे लिए फिर भी हमसे सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये वाला कॉन्सेप्ट है कि आप पोस्ट टेस्ट एनालिसिस खूब करें। आप पूरे पेपर को आप इस तरह से लें कि यार ये कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा है, जैसे मान लो 58-57, अब मान लो आपसे पूछ लिया कि भैया अवध में कौन है ना, मध्य प्रदेश में कौन कौन घटना है, ये सब, तो अगर वो सवाल हमारा गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि उन जो इवेंट्स हैं, जो क्रोनोलॉजी है, जो घटना है, उनको हम बहुत ध्यान से और लिंक करके सीखें। वो ये हिंट, वो टॉपिक, वो यूनिट आपसे ये बोलना चाह रहा है, वो टॉपिक कि आप इस पर स्थिर, आपकी इस पर एक विजुअलाइजेशन सही नहीं है, आपका लिंकिंग सही नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो टॉपिक, वो सवाल आपको ये सजेस्ट करता है। अगर उस सजेशन को आपने इग्नोर किया तो आप एज इट इज वहीं उसी स्कोर पर बैठे रहेंगे, आपका कोई सुधार नहीं होगा। तो यही हमारा निवेदन है कि पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आप बहुत अच्छे से करें, बहुत सिंसियरली, अकेले करें, ऐसा नहीं ग्रुप में। जैसे हमने तो उनको असिस्ट किया क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, तो हम लोगों ने तो उनको असिस्ट किया बस। हम लोगों ने थोड़ी, पर हम तो ये 1-2 बार उन्होंने करवाया, फिर हमने रिक्वेस्ट की भैया तुम खुद करो, अब खूब अच्छे से बैठो, तुमको नहीं वहाँ अकेले बैठने का, मैंने हमारे पास बैठो यहाँ के, ठीक है, वहाँ जगह प्रोवाइड की, वहाँ जगह बिठाया, हम लोग बैठे साथ में। तो आप ये पोस्ट टेस्ट एनालिसिस करें। कई बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं,
वो खुद से बहुत अच्छे से करते हैं, वो खुद से सीखते हैं, उनको पूरे प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स पता रहते हैं, पूरे प्रीवियस ईयर की चीज़ें पता रहती है, उनको ट्रेंड्स एनालिसिस की किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपको ये मतलब एक चीज़ अगर मैं बोलूँगा तो ये है, अगर टेस्टों से या प्रीलिम्स में जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है वो ये है, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, फिर जैसे कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, स्पेशल क्वेश्चंस हैं, है ना, और जैसे फर्स्ट टाइमर है, देखो फर्स्ट बार जैसे 2-3 चीज़ें मैंने देखी, है ना, जो बच्चों से इंटरेक्शन होता है उसके आधार पर, जैसे जिसने प्रॉपर थोरोली एक सिलेबस कवर नहीं किया, है ना, वो उनको दिक्कत आती है, उनके कॉन्सेप्ट्स में गैप्स रहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब जिनका एकदम सिस्टम से नहीं है ना पूरा, तो उनके भी गैप्स रहते हैं लर्निंग में, और वो गैप कई बार अगर सवाल इस रेंज में आता है जो उनका अच्छे से है तो वो टिक हो जाता है, वो सही हो जाता है, पर जो गैप्स में से सवाल आता है वो गलत हो जाता है, यानी कि रिलायबिलिटी नहीं रहती है। तो सिलेबस थोरोली पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, विजुलाइज करना, लिंकिंग करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, और इस चीज को जिसने किया है वो काफी जो हर्डल है वो काफी ऊपर तक, जो मैंने बोला ना कि जैसे मान लो 80 कट ऑफ है, 80 कट ऑफ गई है, तो एक रेंज तो होती है जो सबके लिए ठीक रहती है। मान लो 80 इसलिए गई कि भाई 70 या 65 सवाल सिंपल थे, इजी बन रहे थे, और फिर 10 या 15 सवाल या तो वहां तुक्के से सही हुए या एलिमिनेशन से सही हुए, मतलब बच्चे ने एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, अपनी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग लगाई। जैसे ये तो सबने पढ़ा है, पढ़ा उन्होंने भी वही है, लेकिन कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर थे, उनका चीजें समझी हुई थी, तो उन्होंने अच्छे से वो सवाल किए, और ये 15 सवाल उनको करने में ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंस था, और ये उन्होंने किया और वो लिस्ट में है। ये तो ज़्यादातर सभी कर लेते हैं, तो उनका ये जो सिलेबस कवर करते हैं अच्छे से, उनमें ये बेस बहुत मजबूत हो जाता है। जैसे जिनका अच्छे से क्लियर नहीं होता वो 55 तक ही पहुंचते हैं, जिनका अच्छा होता है वो 70 तक आराम से, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं। तो ये बेस देता है वो सिलेबस। तो सिलेबस अच्छे से होना बहुत जरूरी है। सिलेबस जिसका बहुत अच्छे से है तो ये बेस जो यहाँ तक है ना, ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ये चीजें। ठीक है, ये बहुत अच्छा हो गया। अब बचे वो 15 या 10 या 15 सवाल, तो वो फिर बच्चा अपने आधार पर कर लेता है। ठीक, मतलब अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग और उसने जो अभ्यास किया है उसके आधार पर वो कर लेता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है पहली बार वालों में, वो ये है कि उनको एक फैक्ट रिटेन नहीं रहते हैं उनको। ठीक है, उनको बार बार ऐसा होता है, सर बार बार भूलते हैं हम, ये यूनिट पे कमांड ही नहीं है। भाई देखो वही चीज़ है कि जैसे किसी व्यक्ति से अपन 100 बार मिले, किसी व्यक्ति से 10 बार मिले, तो 100 बार और 10 बार में तो अंतर है ना। तो वही अब उसमें 2 चीज़ें हैं कि जैसे अपन ने 1 बार रीडिंग लगाई और एक बच्चा है जिसने 10 बार रीडिंग लगा रखी है, तो 10वीं बार वाला ठीक है ना, पर ऐसा तो नहीं होता है कि 10वीं बार वाला हमेशा ही पास होता है। कई बच्चे आते हैं 1-2 रीडिंग में भी 10वीं वाले से ज़्यादा करते हैं। क्यों? इंटेंसिटी, कितना अच्छे से सिलेबस कर रहे हैं, कितना ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कितना बढ़िया तरीके से वो उस चीज़ को बना रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। मतलब फाइनली आपके एफर्ट्स, ठीक है, फाइनली आपने कितना बढ़िया तरीके से सिलेबस कवर किया है और कितना इंटेंसिटी उस पर लगाई है, ये सब चीजें आपका जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइमर है उनके लिए। तो अगर आपने सिलेबस अच्छे किया है और 1-2 बार भी बहुत अच्छे से विजुलाइज करते हुए किया है, जैसे क्या होता है, जैसे आजकल बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग देखते थे कि कुछ बच्चे जैसे IIT में भी बहुत जोर जोर से पढ़ते थे, है ना, वहाँ सिंगल रूम था, तो जैसे रूम से आवाज़ आती रहती जैसे किसी और से बात कर रहे हैं, पर उनका पढ़ने का तरीका वैसा ही था, वो जैसे किताब से नोट से बात करते थे।
ठीक है, उससे ही बात करते। जैसे अपन कई बार ग्रुप्स में नहीं पढ़ते, ग्रुप स्टडी और ये सब 3-4 बच्चे हैं फिर आपस में डिस्कस करके, लेकिन उसका क्या है, कई बार फायदे की बजाय गलत ज़्यादा हो जाता है कि ऐसे कुछ और बातों पर चले गए। तो कई बच्चे ऐसे बुक से या नोट से बातें करते हैं, ठीक है। इस तरह का भी कई मतलब विजुलाइज करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके और इस तरह का बच्चे समझते हैं। तो ये भी कई तरह से मतलब ऐसे कई टेक्निक्स हैं। जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं कई बच्चे बहुत अच्छे से एनालिसिस करके और एकदम इंटेंसिटी से पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट या सेकंड रीडिंग है वो अपन अच्छी लगा लो तो फर्स्ट टाइमर्स को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो फर्स्ट टाइमर है। और अगर फिर भी आ रही है, आपको पता है कि यार मेरी उतना इंटेंसिटी नहीं रहती है, मैं उतना ध्यान से नहीं पढ़ता हूं, तो बार बार पढ़ो। ये बहुत ही बढ़िया है कि आप बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए मेरा यही सुझाव है कि आप खूब अच्छे से रिवाइज करें। आपको मतलब जैसे एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने वो सिलेक्टेड थे यूपीएससी में, उन्होंने बोला यार मैंने मतलब जैसे मैंने कैसे कि मैंने मेरे 3 महीनों को 9 महीने में बदला। यार ये कैसे कि जो 3 महीने थे मेरे उनको मैंने 9 महीने में बदला। फिर मैंने पूछा कैसे, कि मैं ये मानता था कि एक सामान्य बच्चा 6 घंटे सिंसियरली पढ़ता है दिन में, 6 घंटे बहुत अच्छे से सिंसियरली पढ़ लेता है। अब मैंने ये सोचा कि अगर मैं 18 घंटे उसी सिंसियरिटी से पढ़ लूं तो मेरे 3 महीने 9 महीने में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वैसा ही है जैसे अभी जो नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट था, है ना, कि भाई 72 या 70 आवर्स काम करना चाहिए उस तरह। पर कई बच्चों का कैपेसिटी होता है ना ऐसा, जैसे मान लो किसी का तीसरा या चौथा अटेम्प्ट है और कोई का पहला अटेम्प्ट है, दोनों सिंसियर है पढ़ने में, पर इसके एफर्ट इतनी बढ़िया है, इंटेंसिटी इतनी बढ़िया है कि इसने इसके बराबर आ गया है। मतलब जो क्षमताएं इन्होंने इन 3-4 सालों में यूज की। जैसे कई बच्चे हैं भाई चौथा अटेम्प्ट है, 5वां अटेम्प्ट है, वो उस इंटेंसिटी से पढ़ ही नहीं रहे, तो अब चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही। तो खूब आराम से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगा के, दम लगा के, और आप इस चीज को कर सकते हो, आप उनके बराबर आ सकते हो। जितना भी अटेम्प्ट हो, जो भी अटेम्प्ट हो, आपको उसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। बस आप अच्छे से पूरा सिलेबस विजुलाइज करके समझ के और पढ़े। दूसरा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए। तीसरा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और देखो ये तय है कि जैसा अपन टेस्टों में इन सब में यहाँ परफॉर्म करते हैं, वैसा ही लगभग वहां पर परफॉर्मेंस अपना रहता है। तो अपने को पहले ही पता है, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वहां अपना कुछ अच्छा नहीं हुआ है। ये कम होता है, होता तो है अपवाद स्वरूप, लेकिन कम होता है। तो अगर हम यहाँ सही कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, फर्स्ट टाइमर्स भी बहुत अच्छा करेंगे। तो आप 2 चीज़ों पे ध्यान दो, इंटेंसिटी से बहुत ध्यान से पढ़ो, और दूसरी बात सवाल लगाते रहो। तो एक पढ़ते जाए, चेक होता जाए, पढ़ता जाए, चेक होता जाए। इसमें मैं जल्दी संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ 4-5 सवाल आते हैं, जैसे साइंस एंड टेक यूनिट के आते हैं, इन पर आप ज़्यादा फोकस मत करो, ये किसी के भी सही नहीं रहते हैं। मान लो कुछ इस तरह के सवाल हैं जो सभी के गलत हैं या कुछ के ही सही हैं, उन सवालों से अपने को क्या करना भाई। हम तो उस तरह के सवालों से बाहर हुए हैं ना जो सबने सही किया है, हमारे गलत हैं, उससे अपन बाहर होंगे। तो इसके पीछे आप ज़्यादा एनर्जी ना लगाएं, इसको ज़्यादा इसके पीछे ना भागें, और अपना सोर्स इसके आधार पर चयन ना करें कि कुछ 4-5 सवाल किसी इस विशेष किताब से मिल गए थे और उस किताब को ही आप आधार बना लें। वो बिल्कुल कतई सही नहीं है, क्योंकि वो सवाल उतनी गहराई में और उतने जटिल थे कि अगर आप वो किताब पढ़ते तो भी आपसे वो सही नहीं होते। तो वो तो टोटल वेस्ट ऑफ एनर्जी है, और वो एक तरह से अपने पथ से भटकना है, तो उस पर आप ना जाएं। विशेष यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के कुछ विशेष पार्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि साइंस टेक है ना, कुछ कंप्यूटर और इन सब के पार्ट। कई बच्चों को एनवायरनमेंट में भी दिक्कत है, तो उनके स्पेसिफिक
टॉपिक सेलेक्ट करके प्री में, और उन पर आप ठीक ठाक वीडियोस देखें, है ना, और एनालिसिस करें उसका, तो उससे वो यूनिट आपको विजुलाइज होगी, और आपकी जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो आपको वो अपने आप ही प्रश्न सही होने लगेंगे। बाकी वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो अपन संक्षेप में इतनी सी बात करते हैं। तो इस पूरे सेशन में सिर्फ मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जहाँ भी टेस्ट दें, जिस भी स्थिति में टेस्ट दें, घर दें, किसी और इंस्टीट्यूट में, कहीं भी दें, पर आप पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से करें। अगर इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, या इसको किस तरह से करना है, या इससे किस तरह की लर्निंग सीखनी है, तो प्लीज़ आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम आपको गाइड कर देंगे, यार भैया इस तरह से बैठ के इसको करो, फिर आप उसको आप उसको निरंतर करना, 100% उससे आपका सुधार। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।